दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक खास काम के साथ तीन लोग मिल रहे हैं और खास काम ये है कि कुछ बातचीत करनी है जो पूरी तरह से अनौपचारिक है। ये इसलिए जरूरी क्योंकि हमारे समाज में जो बात करने का, मिलने जुलने का जो पूरा माहौल है वो कितना बचा हुआ है, इसको आप कोरोना काल में समझ रहे होंगे। इसलिए प्रयास ये है कि हम लोग जब मिलें तो कुछ ऐसी बात हो जो अनौपचारिक हो, यानी हम बात करें, चाहे कविता पर बात करें, साहित्य पर बात करें, समाज पर बात करें, यानी बात करना जरूरी है क्योंकि इससे हमारा जो जुड़ाव है वो गहरा बनता है। और हमारे साथ आज हैं खास मेहमान, हमारे हैं दोस्त हैं रंजीत तिवारी जी। और रंजीत जी ने अभी 21वीं सदी की हिंदी कविता पर शोध पूरा किया है। जो कुछ उतार चढ़ाव कविता में कैसे आए, उन सारी बातों को वो बहुत आत्मीय ढंग से समझते हैं। और जब आज हम लोग बात करेंगे तो इस आत्मीयता का जो अनुभव है वो आप भी करेंगे। तो दूसरे हमारे साथी हैं अभिषेक गुप्ता, जिनको आपने कई वीडियो में देखा होगा, लेकिन इनकी जो पहचान है या इनका जो जुड़ाव है साहित्य से एक विधा से नहीं है। ये कविता में भी अपना हाथ पाँव मारते हैं और बाकी गद्य में भी अपनी बातचीत और अपना मूल्यांकन आपके सामने कई वीडियोज में रख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रंजीत जी से ही मैं किताबी दुनिया की तरफ स्वागत करता हूँ और इस अनौपचारिक बातचीत की शुरुआत करता हूँ। कविता को पढ़ते हुए आपने काफी लंबा समय बिताया है। 2006 में मैं जानता हूँ कि आपने एमए किया और इसके बाद आपने एमफिल किया। फिर आप 21वीं सदी की हिंदी कविता को लेकर के लगातार सोचते और विचारते आ रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा 21वीं सदी की कविता में आपको मिला जो नया था? 21वीं सदी की हिंदी कविता में सबसे महत्वपूर्ण और केंद्र ये है कि ये भूमंडलीकरण के दौर की कविता है। 21वीं सदी से पहले की कविता में भी विषय थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उनमें भी व्यापकता थी, लेकिन उनका वैश्विक पटल 21वीं सदी में आके 21वीं सदी में हिंदी कविता का अत्यधिक विस्तार हुआ। उसमें नए विषयों का प्रवेश हुआ और जो पहले से चले आ रहे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषय जिनमें गहनता है। कवियों के जो अपने पटल थे वो भारतीय परिवेश से वैश्विक होते थे और नए नए हस्तक्षेप करते हुए कविता है। नए नए हस्तक्षेप का अर्थ हुआ कि बाजार का, आर्थिक साम्राज्यवाद का, स्त्री जीवन से संबंधित, मीडिया का, इसमें अनेक बाहरी तत्वों का आगमन। तो विषयों की व्यापकता और गहनता ने से 21वीं सदी की हिंदी कविता का स्वर बना। जब राजनीतिक चेतना की कविताएं समकालीन कविता में थी और इस समय की जो कविताएं हैं, दोनों में आप पाएंगे कि एक तरफ तो ग्रामीण समाज, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सूक्ष्मतर गांव स्तर पर लिखी जा रही है, तो वहीं वैश्विक बाजार स्तर पर लिखी जा रही है। आर्थिक साम्राज्यवादी स्वर के खिलाफ लिखी जा रही है। ज्ञानेंद्र पति जैसे कवि हैं जो एक साथ अपने गांव मिट्टी से भी जुड़े, तो एक साथ वैश्विक भी है। उनकी एक कविता है, आजादी के गोल्डन जुबली साल है, आजादी का मतलब है बाजार से अपने पसंद की चीज चुनने की आजादी। और आपकी पसंद वे तय करते हैं जिनके पास उपकरणों का काया बल, विज्ञापनों का माया बल, आपकी आजादी पसंद है चीजों के गुलाम बनने की आजादी। रंजीत जी, ये जो साम्राज्यवाद का जो ये स्वर है और जिसमें विज्ञापन के माध्यम से हमारी पूरी सोच को बदला जा रहा है, और मैंने जब अपना पीएचडी का काम किया था तो उस समय एक किताब मुझे मिली थी जिसमें ये था कि वस्तुओं पर हमको उनकी गुणवत्ता पर बात नहीं करनी है, वस्तुओं के विज्ञापन पर बात करनी है। और उसका ये था कि मतलब किसी वस्तु की जो कीमत है उसका 4 गुना हमको विज्ञापन पर खर्च करना है, यानी लोगों के दिमाग में ये बैठा देना है कि वस्तु ये महत्वपूर्ण है, उसकी गुणवत्ता है महत्वपूर्ण कि नहीं है, इस पर बात नहीं करनी। इस संदर्भ में जब हम कविता को देखते हैं तो कविता जो अपना एक प्रतिरोध रचती है साम्राज्यवाद के इन सारे रूपों के खिलाफ, तो आपको ऐसे कौन कौन से कवि याद आते हैं जिनके यहाँ पर ये स्वर बहुत गहरा है? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 2 मुख्य हथियार हैं आज के युग में, जो आप बाजार की बात करते हैं। एक है निवेशक पूंजी, जिसके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। दूसरा है विज्ञापन, विज्ञापन जिसके माध्यम से अपना प्रचार तंत्र निर्मित करते हैं।
तो निवेशित पूंजी लाभ के लिए की जाती है और विज्ञापन उनके लाभ को और अधिक बढ़ाने के लिए। 21वीं सदी के हिंदी कवि है जो मंडलीकरण के दौर में और आज भी लिख रहे हैं, उसमें बहुत सारे नाम हैं। राजेश जोशी, अरुण कमल, वीरेंद्र अनवर, ज्ञानेंद्र पति, अष्टभुजा शुक्ल, अनामिका, एकांत श्रीवास्तव, निर्मला पुतुल जो आदिवासी समाज में बाजार के फैलते प्रसार की बात करती है। तो पहले मैं आपकी कविता सुनाना चाहूंगा राजेश जोशी की, फिर उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। राजेश जोशी जी कहते हैं कि महानुभावों वो कुछ भी बेच सकते हैं, क्रांतिकारी गीतों को बना सकते हैं पॉप सॉन्ग, बेच सकते हैं एक साथ वंदे मातरम और कोलगेट की मुस्कान। हानिकारक है संविधान की समीक्षा और इतिहास परिषद पर मंडराता खतरा, और सबसे खतरनाक है राष्ट्रवाद। तो राजेश जोशी ऐसे कवि हैं कि जो जनवादी स्वर में सामाजिक और राजनीतिक पक्षधरता ले जनता के साथ खड़ा, और ऐसे अनेक कवि अभी एक बातें याद आ रही हैं तो आपको अष्टभुजा शुक्ल की भी एक कविता है, वो भी मैं बता दूं, जो इस बाजारीकरण के दौर में, व्यवसायीकरण के दौर में, और ये जब जहाँ हर कुछ बाजार होते जा रहा है, हर चीज बिकाऊ है, आपके आसपास देखेंगे तो बाजार की एक लंबी श्रृंखला है। अष्टभुजा शुक्ल कहते हैं कि बहुत अच्छी कविता है। बड़ मनसाहत के सभी कारक बदल चुके हैं, जो जितना बिक सकता है उतना ही मौलिक है, उतना ही महान, सीधा अभिप्राय है। सब कुछ व्यवसाय है, शौक व्यवसाय है, शांति व्यवसाय है, क्रांति व्यवसाय है, कविता व्यवसाय है, राजनीति व्यवसाय है, संवेदनात्मक ज्ञान हैरान है, पित्रोदा परेशान। ये जो पूंजीवाद का जो आगमन है वो 3 चरणों में माना गया है। पहले तो ये कि बाजार का पूंजीकरण या पूंजी का बाजार निर्मित करना, दूसरा ये कि संस्कृति का व्यवसायीकरण या व्यवसाय का संस्कृतिकरण करना, तो ये कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा हमको लगता है। और दूसरी बात ये है कि कवियों ने जिस तरह से इसको हिंदी कविता में नोटिस किया है, तो इस रूप में किया है कि आजकल पूंजी तो बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, भारत में भी इस बात की प्रतिबद्धता चल रही है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने में और मानव के विकसित होने में इन दोनों में अंतर है। और कवियों ने इस बात को उकेरा है, जो 21वीं सदी की कविता है, बल्कि पिछले कई दशकों की कविता में, कि मानव विकास और अर्थव्यवस्था का विकास ये दोनों अलग चीजें हैं। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आपने एक साथ बहुत सारी बातें बताई और इसके और विस्तार पूर्वक मैं थोड़ा जानना चाहूंगा इन्हीं बातों के बारे में, कि आप कहते हैं कि एक 3 चरणों में विकास हुआ अर्थव्यवस्था का, पूंजीवाद का। तो मैं बहुत पीछे नहीं जाने का, 1990 की बात करूँ तो 1990 के आसपास जो ये वर्तमान आर्थिक स्थिति दिख रही है उसका अत्यधिक विकास हुआ। सबसे पहले उत्पादों का भूमंडलीकरण हुआ, उत्पादों को अखिल वैश्विक रूप में प्रसारित किया गया। उत्पादों का अर्थ है कि एक स्थान से बनी हुई वस्तुएं दूसरे स्थान पे पहुंचने लगी। अब हमें हर जगह हर चीज प्राप्त होने लगा। फिर उसके बाद जो शुरू होता है वो पूंजी का भूमंडलीकरण होता है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे स्थान पर अपने सस्ते श्रम और संसाधनों के लिए पहुंचने लगी। इस तरह से अर्थव्यवस्था और राजनीति बदलती है, उसमें मनुष्य नहीं बदलता अपने आसानी से, क्योंकि हमारी सामाजिक परिवर्तन की गति जो होती है उसकी सामाजिक परिवर्तन आसानी से धीरे धीरे घटित होता है। तो अर्थव्यवस्था राजनीति तो बदलती है, मनुष्य नहीं बदलता। उस मनुष्य बदलता है उस तरह से उस रफ्तार में नहीं बदलता। तो इसीलिए आधुनिक कवियों ने इस सामाजिक संरचना पे, जहाँ पर भूमंडलीकरण का प्रभाव हो रहा है, अर्थव्यवस्था का प्रभाव हो रहा है, लेकिन हमारा बहुत कुछ छूटते जा रहा है, हमारा बहुत कुछ पीछे छूटते जा रहा है। अष्टभुजा शुक्ल कहते हैं कि देश रे देश कितना परदेश हो गया, स्वप्न में दिख रहा विश्व बाजार, रहित नात गीत रिश्तेदार। तो ये भाव है कवियों के। रंजीत जी, मुझे लगता है कि जो कविता है वो बाजार तो कविता में कहीं न कहीं आता है, लेकिन बाजार से मुझे ज्यादा लगता है कि कविता जो संबंध हमारे बदल रहे हैं, जो हमारा समाज बदल रहा है, उसको ज्यादा वो संबोधित करती है। जैसे जो आपने कविता कोट की है अष्टभुजा शुक्ल की, कि रहित नाते रिश्तेदार, जहाँ स्वार्थ सब कुछ है, यानी संबंध जो प्रेम जो प्रगाढ़ता पहले थी संबंधों में वो तो खत्म। अब इन सारी चीजों का जो बदलाव है वो कोई एक दशक में या किसी एक खास समय में नहीं हुआ, इसकी लंबी परंपरा है। थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे जो हमारा
संयुक्त परिवार था उससे एकल परिवार बदले, फिर हमारा और बदलाव हुआ और धीरे धीरे हम अब तो इस दौर में है कि हमारे समाज में फैमिली नाम की चीज बचेगी या नहीं बचेगी, इसकी भी कोई बहुत बात कही नहीं जा सकती। तो ऐसे में जब हम कविता पर बात करते हैं तो कविता हमारे उन जो संबंध बदल रहे हैं उनको कैसे संबोधित करती है, उनको कैसे लेकर के आती है, अपनी बात कहती है। हाँ, क्या कुछ बदल रहा है और उससे जो बदल रहा है उसमें कितनी हमारी मानवीयता बच रही है, कितना हम असंवेदनशील हो रहे हैं, कितना हमारी सोच में सिर्फ खाली एक वायवीपन है, कोई सरोकार नहीं है। जो आपने बात की पारिवारिक सभ्यता और सामाजिक सभ्यता की, जो इतिहास के अर्थ में और इतिहास में निरंतरता में आपने देखा, वो बिल्कुल ऐसे आज के कवियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सामाजिक संरचना में ऐसी बात होती है कि हर समाज की एक अपनी संरचना होती है। ग्रामीण समाज की अपनी संरचना होगी, आदिवासी समाज की अपनी होगी, शहरी की अपनी होगी, मध्य वर्ग की अपनी संरचना होगी और सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सबकी एक खास भूमिका होती है। तो पारिवारिक संरचना का जो बिखराव है, जैसा विपिन जी ने बताया, बहुत पहले शुरू हो गया था। आजादी के बाद आर्थिक स्थितियों के कारण और फिर पलायन के कारण ऐसे जो रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ और जो पूरा का पूरा ग्रामीण समाज पलायन करने लगा। लेकिन आधुनिक कविता आते आते क्या हुआ, ऐसा 21वीं सदी की कविता बताते आते विगत 20 वर्षों में कि मनुष्य और नितांत अकेला होता है। उसका अकेलापन, उसका जो पहले संयुक्त परिवार था एकल हुआ, अब उसके लिए न्यूक्लियर वर्ड भी इंग्लिश में होता है, अत्यंत एकल के लिए। और वो अकेला होने का मतलब है कि अकेला होगा और उसकी सामाजिकता घटेगी तो फिर उनको क्या होगा, मानसिक बीमारियों का शिकार भी होगा, अनेक व्यक्तित्व की समस्याएं भी होंगी। और ये तो आसान है, एक आसान नहीं, मतलब ये तो एक व्यक्ति की समस्या है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो ज्यादा उम्र दराज है, ज्यादा लोग, तो उनके साथ क्या पारिवारिक संबंध। अब वृद्धाओं के प्रति तो हमारे जो भाव होना चाहिए वो सम्मान का होना चाहिए, उनके प्रति हमारे आदर श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन वो कुछ और रहा है, बहुत कुछ और रहा है। इसीलिए उनके प्रति सम्मान के भाव को व्यक्त करते हुए अनामिका कहती है कि वृद्धा धरती का नमक है। किसी ने कहा था घर में हो जो कोई वृद्धा तो खाना ज्यादा अच्छा पकता है। घर में पर्दे पेटीकोट और पजामे तक दर्जी के मोहताज नहीं रहते। बच्चे ज्यादा अच्छे पकते हैं, उनकी नन्ही मुन्नी उनका संभालते जबकि है वे। तो ये तो प्रथाओं के प्रति हमारे भाव है, कवियों के भाव। कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें सब कुछ बचाने की जरूरत है, उनकी पारिवारिक संवेदना, जो सामाजिक संवेदना है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है, हमारा भारत कहा जाता गाँव का देश और गाँव से बहुत पहले पलायन शुरू हो गए। पलायन शुरू हो गए तो उनकी व्यवस्थाएं टूटने लगी, संवेदनाएं खत्म हो गई। इसमें कवि का ये स्वर आता है कि एकांत श्रीवास्तव कहते हैं कि फिर भी उजड़ नहीं जाते पूरे के पूरे गाँव। जो कुछ लोग रह जाते हैं, जो प्यार करते हैं घर से, गांव से, प्यार करते हैं करहार से, उगाना चाहते हैं रिश्तों का हरापन मांग लिया। तो ऐसे स्वर है कवि के जो इन तमाम पारिवारिक संवेदना, सामाजिक संवेदना के बदलते स्वरूप, जहाँ असंवेदनशीलता समाज की बढ़ रही, उसमें उनके अंदर बचाने का जितना बच सके, उनका बचाने का भाव, संवेदना के प्रति सचेत करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं लोगों में, अपनी कविता के माध्यम से आपके मर्म को छूते हैं। इसमें एक और बात लगती है, जो कवि हैं वो सवाल उठाते हैं कि मतलब सब कुछ बचाने की जरूरत है, लेकिन जितनी चिंताएं हमको कविता में दिखती हैं उतना ही ज्यादा हमको जो क्षरण है वो हमको समाज में और गहरे स्तर पर दिखता है। अब ये चिंताएं जैसे 21वीं सदी के कवि अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भक्तिकाल उठाएं तो कवि की बड़ी चिंताएं हैं कि वो भी बचाना चाहते हैं कि समाज में चाहे हमारे संबंधों की बात हो, वर्ण व्यवस्था की जो बुराइयां उसको खत्म करके समाज को एक अच्छे रूप में बचाना चाहते हैं। तो ये जो पीड़ा है या ये जो दुख है कवियों का, तो ये मुझे लगता है कि ये हर समय गौर मिल जाता है। अंतर इतना आया है जो मैं समझ पाया हूँ कि 21वीं सदी की जो कविता है उसके सरोकार, एक तरफ तो वो परिवार संस्था खत्म हो रही उस पर सवाल है, लेकिन कहीं न कहीं उसी परिवार संस्था बचाने की भी एक दर्द का दर्द है। जैसे अपने नाम करके कविता कोट की कि वृद्धाओं के रहने से
जो घर के पर्दे हैं या जो पैजामे हैं वो दर्जी के मोहताज नहीं है। अब इस कविता में जैसे एक तरफ तो दर्जी है, एक तरफ हमारी दादियां हैं, हमारी माँ है, जो अपनी उनके होने से लगता है कि घर में एक परंपरागत चीज हमारी मौजूद है। जैसे आप भी गांव से जुड़े हैं तो देखते होंगे ना कि माँ हमारी दादी हमारी बखिया लगाती थी, तो वो एक बखिया लगाती तो पहले कपड़े को, पुराने कपड़ों को उसकी पहले तय पर तय बैठाती थी, फिर उसको लगाती थी। तो ऐसा लगता है कि उस सिलाई में से खाली वो कपड़े की सिलाई नहीं है, संबंधों की भी सिलाई है। तो ये जो संबंधों का जो बिखराव है, उसी बिखराव को कभी बचाना नहीं चाहता। लेकिन बाजार का हमला इतना अधिक है कि वो एक तरफ तो ये दर्द है, दूसरी तरफ रचना कवि को ये भी लगता है कि जो उसका हमला है वो हमारी चिंता से कहीं बड़ा है। मतलब कविता जिस तरह से काम कविता को करना चाहिए वो शायद कविता वहां तक उन सवालों तक पहुंच पा रही होती तो हम न्यूक्लियर से और न्यूक्लियर के रूप में परिवार की कल्पना नहीं करते हैं। अब इसमें इस पूरे बातचीत में जो एक बात निकल करके आती है कि जैसे जो ये जो दर्द है, तो आखिर में किस परिवार को बचाने का दर्द है, किस तरह का परिवार होना चाहिए। संयुक्त परिवार की बहुत सारी बुराइयां हैं, एकल परिवार में उसकी बुराइयां हैं, लेकिन न्यूक्लियर हो उसकी भी बुराइयां हैं। तो कौन से परिवार को बचाने की चिंता वो करते हैं? आपके जो सरोकार है ना वो बृहद है और इसको उसी बृहद स्तर पे जाके सोच समझा जा सकता है। 1991 के बाद भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और एक नए वर्ग का आगमन, जो नए वर्ग था इसके लिए कहा गया कि उपभोक्तावादी। उपभोक्ता एक शब्द है जिसमें भोग के वस्तुओं के सदुपयोग की अपेक्षा भोग की लालसा होती है। कितना कुछ प्राप्त कर लेना, कितना कुछ ग्रहण कर लेना, कितना कुछ संग्रहित कर लेना, ये होता है। तो उन्हीं को ध्यान में रख के बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने उत्पाद बनाने शुरू किए। उनको खास तरह की जीवन शैली दी गई, कुछ सपने दिखाए गए। इस तरह के जो सपने दिखाए गए तो वो वर्ग उस अंधाधुंध जो उपभोक्तावादी दौर है शामिल हो गया। तो वो जिस परिवार को बचाने की बात कर रहे हैं या किस तरह के बचाना चाहिए वो पीछे छूटते गए, मूल्य भी पीछे छूटे और साथ में उनके नए मूल्य जो थे उपभोक्तावादी, बाजारवादी और नई संस्कृति को अपनाने। लेकिन कुछ भी चीज वायवीयता में उतनी नहीं पैदा होती है, उतनी आगे नहीं बढ़ती है जितना वो सामाजिकता में होती है। मनुष्य के लिए ये कहा जा सकता है मनुष्य वायवीयता में उतना विकास नहीं करता है, वो सामाजिकता में ज्यादा विकास करता है। तो ऐसे रिश्ते हो जहां पर एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सौहार्द हो, भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो, तो स्वतंत्रता भी हो बिल्कुल। तो वैसे रिश्तों को बचाने की बात कर रहा हूँ। ऐसे परिवार थे गांव में थे कि जहाँ पर पैतृक घर थे, वहाँ पे लोग साथ रहते थे, लड़ते झगड़ते थे, फिर भी बगल के किसी गुजरने वाले को बैठा दिया जाता था 2-4 मिनट। आज ऐसा नहीं होता। तो ये जो बचाने की जुगत है ना वो मानवीय संवेदना की, मानवीय संवेदनाओं को बचाने की इसलिए जुगत की जा रही है कि अगर वो बचेगा ना तो मनुष्य भी बचेगा अप्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से उसे बचाने के लिए इसीलिए ये पूरे कवि जो है वो पर्यावरण को भी बचाने की बातें करते हैं, वो धरती को बचाने की बात करते हैं। वो कहते हैं काल श्रीवास्तव की कविता में कि बचा रहे समुद्र, उसकी विशालता बची रहे पृथ्वी, उसका गुरुत्वाकर्षण बचा रहे। पिछले 2-3 दशकों में जो समय एकदम से जिस तेजी से बदला है, तो उसमें 2 पीढ़ियों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप, विचार के आधार पर बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। तो उसमें सामंजस्य होना बड़ा मुश्किल दिखता है। वो भी एक कारण है ये परिवारों के बेटन और एक आदमी परिवार। एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे भूमंडलीकरण के बहुत सारे दुष्प्रभावों के बारे में आपने बताया, लेकिन उसका एक अच्छा पक्ष ये भी कहा जाता है कि उससे कहीं ना कहीं सामंतवाद टूटा है और जो सामंती अवशेष थे वो धराशायी हो गए। इसके बारे में क्या कहते हैं? ये भूमंडलीकरण के सकारात्मक पक्षों में बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें एक मुद्दा है, आपने बात की, एक मुद्दा है सकारात्मक में। ऐसा कहते हैं विपिन जी कि वस्तुओं की उपलब्धता होती है, पूंजी का आगमन होता है तो आपके जीवन स्तर में भी सुधार होता है, आर्थिक स्थितियां समृद्ध होती है तो व्यक्ति की सामाजिक स्थितियां भी सुदृढ़ होती है। तो आपके जो प्रश्न थे कि
क्या मुख्य परिवर्तन सकारात्मक रूप से घटित हुआ है और सामंतवाद की किस तरह से अवशेष हुआ है। तो आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्रांतियां करने के लिए बहुत समय लगता है, उसके लिए जमीन और भूमि तैयार की जाती है। लेकिन टीवी, प्रचार तंत्र और मीडिया ने उन सब क्रांतियों को एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया, व्यक्ति को जागरूकता दी। हाँ, कि आप टीवी में एक खास तरह की संस्कृति देखते हैं, उसके अपने नकारात्मक पक्ष है, एक रूपता अपना पक्ष है। और सांस्कृतिक में क्या होता है कि आपके पास अगर स्व विवेक नहीं है तो आपके निर्णय फिर किस प्रकार के होंगे, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इसमें एक नया भरा है कि बहुत सारे लोग, चाहे वो स्त्री जीवन हो, चाहे पुरुष हो या मध्य वर्ग हो, उन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए नई कदम बढ़ाए। तो ये निश्चित रूप से कहता है, लेकिन आंशिक सफलता है, ये संपूर्ण सफलता नहीं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कुछ एक मामलों में कि उन्होंने सामंती जो अवशेष थे उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सामंती अवशेष आपको भौतिक रूप में नहीं दिखते, एक मानसिक बनावट है। और मानसिक बनावट को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि समाज में स्वतंत्रता और समानता की भावना होता है। लेकिन पूंजीवाद, मीडिया ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता और समानता का भाव रखता है। विज्ञापन तो आपको कुछ और दिखाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ये जो चीजें घट रही हैं, तो उससे कहा जा सकता है, लोग तो कह भी रहे हैं और हम लोगों का भी यही मानना है कि इस समाज में मतलब ऐसी स्थितियां मौजूद थी कि जहाँ पर पूंजी का जो ये अथाह जो प्रवाह है उसके लिए स्पेस तो मौजूद था। हाँ। और सामाजिक संरचना भी ऐसी थी कि जैसे जात प्रथा का रूप बना हुआ था, लोगों में धर्म को लेकर के, अपने संप्रदाय को लेकर के एकाग्रह था। भूमंडलीकरण ने एक काम जो ये किया कि इन सारी चीजों को एकदम खत्म कर दिया। मॉल में चाहे आप ब्राह्मण हो जाए, चाहे आप दलित हो जाए या आदिवासी हो जाए, ये कोई नहीं पूछता कि आप कौन है। आप सिर्फ एक कंज्यूमर, यानी आप वहां पर सरवाइव तभी कर सकते हैं जो आपके पास पूंजी हो। पूंजी कहाँ से आ रही है, कैसे उसको आप ला रहे हैं, इस पर ये सारे मूल्य हमारे लिए उसने एकदम खोखले साबित कर दिए कि इनका कोई मतलब नहीं। नावल की कविता है, कहते हैं कि मित्रों आ गया युग ही ऐसा, आंख खोलती कलियां भी कहती हैं पैसा। मतलब कि बच्चे को अगर आप नोट पकड़ाओ तो तुरंत पकड़ लेता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे के दिमाग में, जीन्स में तो ये बात बैठ चुकी है कि गुरु मामला तो यही है, सबसे देखता है। अब ऐसे में जब हम देखते हैं कि पूरा समाज तो बदला, इस संदर्भ में देखें तो ये क्रांतिकारी बदलाव सिर्फ खाली हिंदुस्तान के संदर्भ में ही नहीं, जहां भी इस तरह की संरचनाएं थी वो बदली। और इसका एक ये भी है कि जो हाशिए का समाज था वो केंद्र में भी आया। अगर भूमंडलीकरण का दौर नहीं आया हुआ होता, भारत में दलित राजनीति का उभार नहीं हुआ होता, तो क्या संभव था कि निजाम बदलता? सिर्फ इसके भूमंडलीकरण की चीजें जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं भूमंडलीकरण की जो अवधारणाएं थी उसने ये स्पेस मुहैया करवाया कि इन हाशिए के लोगों को भी एक मौका मिला, उनको भी केंद्र में जो चीजें चल रही उसको समझने के लिए उनके पास समझदारी है। जैसे आज सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, टीवी पर सारी तरह की नकारात्मक खबरें ज्यादा मिलेंगी, सकारात्मक कम मिलेंगी। लेकिन अगर शुरुआत देखिए तो टीवी ने एक काम तो किया ही कि छोटे से छोटे जगहों के समाचार हमको तुरंत दिखा रहे हैं। नहीं तो अखबार होते थे साप्ताहिक, खबर तब पता चली जब कई दिन की हो चली, और अब लाइव प्रसारण सीधे है। तो ये तो एक बदलाव। हाँ, बस इसमें एक ही मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा फिर कि जहाँ समाचार पत्र नहीं पहुंच सकते थे, जहाँ सड़कें नहीं थी, जो शेड्यूल स्थित भाव थे, और आप मोबाइल और टीवी के माध्यम से तुरंत पहुंच रहे हैं सूचनाएं। जी जी जी। एक दूसरे स्तर पे देखा जाए तो एक जो सांस्कृतिक एकरूपता बनाने की जुगत जो चल रही है, जो आपने बोला कि ऐसे मुख्य परिवर्तन हुए, तो राष्ट्रीय कंपनियों के और पूंजी का जो तंत्र है उसके केंद्र में ऐसी बात है कि सांस्कृतिक एकरूपता लानी। सांस्कृतिक एकरूपता का मतलब है कि अगर पूरे विश्व में एक जैसी संस्कृतियां हो जाती जो मीडिया प्रचार तंत्र के माध्यम से, तो उनका उपभोक्ता वर्ग और बढ़ेगा, उनके लिए बाजार बढ़ाने, बाजार के विस्तार करना आसान होगा। और सिर्फ बाजार का बढ़ाने विस्तार करने का नहीं,
उनको नए बाजार भी आसानी से बनेंगे, नए बाजार तलाश करने और नए बाजार भी आसानी से बनेंगे जहाँ भी जाए। एक कविता आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, सांस्कृतिक एकरूपता पे बहुत अच्छी कविता है अष्टभुजा शुक्ल की, कि अब न किसी गुलाब के खातिर फारस जाना है जी, अब न किसी गुलाब के खातिर फारस जाना है, न घोड़े के लिए काबुल, न निग्रो के लिए अफ्रीका, न पूंजीवाद के लिए अमेरिका, न रक्तपात के लिए कुरुक्षेत्र, न नंगेपन के लिए किसी आदिवासी समाज में। अब हर तरह के हाइब्रिड हर देश में। तो ये सांस्कृतिक एकरूपता हो गई, हर तरह के हाइब्रिड हर देश में। आपने जो बातें की बिल्कुल जायज है कि अब उन्हें सांस्कृतिक एकरूपता करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो मीडिया का तंत्र है, जो प्रचार का तंत्र है, जो विज्ञापन का तंत्र है, जी जी, इसीलिए इसको एक शब्द दिया गया है इसके लिए, आर्थिक साम्राज्यवाद। हाँ, आर्थिक साम्राज्यवाद मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से तब शासन नहीं कर सकते, उपनिवेश नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे कि आप वहाँ के समाज के मनोमस्तिष्क को अनुकूल करें अपने लिए, अपने अनुरूप। अभी अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें स्त्रियों के लिए एक अलग है, सौंदर्य प्रसाधन का अलग तंत्र है। एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव, सामाजिक विषमता के जो बंधन है निश्चित रूप से आर्थिक स्थितियां बदली है कि नहीं, इसमें विचार करने की जरूरत है। ये आपने सही कहा कि जो आर्थिक आधार पर जो परिवर्तन आए हैं वो मतलब जो दलित लोग हैं उनकी भी राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है, जो दबे कुचले लोग हैं उनको भी अब प्रतिनिधित्व मिला है, वो लोग अपनी पसंद का रोजगार कर सकते हैं ये सब। लेकिन वर्ग विभेद की जो खाई है वो अभी भी कहीं न कहीं बनी हुई है, और वो दूसरे देशों में भी कहीं रंग भेद के रूप में दिखती है। अभी जो आपने अमेरिका में देखा वो कहीं भारत में दूसरे रूपों में दिखती है। अच्छा, इस पर इससे जुड़ा हुआ है कि इस प्रतिरोध को जो हमारी दलित राइटिंग्स हैं, दलित जो कवि हैं वो कैसे देखते हैं? मतलब वैसे कविता को जो हम इस तरह नहीं बांटते हैं कि ये दलित कविता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कविता का जो तेवर, कविता का जो स्वर है, उस स्वर में कई बार हमारा एक पूरी परंपरा, परवरिश की पूरी परंपरा है, वो कई बार बहुत मायने रखती है। जी जी। तो जब ये हमारे जो कवि समय दौर के हैं, जयप्रकाश वर्धन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कविताएं लिखी, रजनी तिलक है, अलखान सिंह है, तो इन लोगों का स्वर कैसा है? थोड़ा विस्तार पूर्वक जी बिल्कुल थोड़ा बताना चाहूंगा इसके बारे में कि उन्होंने, मैं कवियों के बारे में बताना चाहूंगा कि कवि इसको प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। प्रक्रिया क्या होती है कि आप एक चीज से गुजरते हैं, दूसरी बातें होती है, तीसरी, तो सीधे उसको उत्पाद, प्रक्रिया और उत्पाद कहा जाता है ना, कि एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट है, उसको। तो जो दलित चेतना है 1990 के बाद, दलित विमर्श जो हमारे केंद्र में है, साहित्य के भी केंद्र में है और सामाजिक राजनीतिक चिंतन के भी केंद्र में है, उसमें उसके जो बुनियादी प्रश्न थे वही थे, ऊंच नीच, भेदभाव, सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव। तो आप देखेंगे 20वीं सदी में कि उन्हीं प्रश्नों को एक दूसरे तरीके से कवियों ने संबोधित किया। जी। पहले मैं उसको बताता हूँ कि ऐसा हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से इसे देखते हैं कि ये भूमंडलीकरण के दौर में प्रत्यक्ष रूप से नहीं, कैसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, कहते हैं कि जो पूंजी है वो भारत में जब आई तो उसकी कुछ ही सीमित स्थानों पर संकेंद्रण, जब पूंजी का एक जगह संकेंद्रण होगा तो उन्हीं भागों का विकास होगा। तो संपूर्ण भारत जो था ना, उस जगह पूंजी का समान प्रसार नहीं, जब समान प्रसार नहीं हुआ तो बाकी भारत में जो स्थितियां थी वो वही रहेंगी, और जब स्थितियां वही रहेंगी तो आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी उस तरह से नहीं घटे होंगे, तो आर्थिक स्थितियां वही रहेंगी। इसीलिए जो बुनियादी प्रश्न है ना दलित विमर्श के, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। जी हाँ, वो उतने ही प्रासंगिक है। इसलिए जयप्रकाश वर्धन जी कहते हैं कि तुम क्या जानो दलित होने का दर्द, कितना विकट होता है भूख के हिसाब से जाति का व्यापन। तो भूख से जोड़ते हैं दलित, और दलित विमर्श के बुनियादी में भूख भी है और आपका भेदभाव भी है, उच्च नीच भी है, समानता भी है, खाई बहुत बड़ी है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण का मान ठाकुर की शान, ब्राह्मण का मान ठाकुर की शान, सेठ की तिजोरी, खेत खलिहान, सब हमारे श्रम से बने। उनका ऐसा कहते हैं। तो मलखान सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक प्रसिद्ध कविता है, और आपको पता है वो बहुत प्रसिद्ध कविता है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, और इस तरह से बैल ठाकुर के, हल ठाकुर के, श्रम हमारे, वो मतलब बहुत बड़ी बात की। तो मलखान सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश वर्धन, कमल भारती, ये सभी कवियों ने एक स्वर में
जो नई परिस्थितियां हैं, अपने जो प्रश्न थे तब के, जिसमें ये बताती कि प्रश्न भी मौजूद है समाज में। ये प्रश्न मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि पिछले अभी कुछ महीनों में इस बात पर बड़ी बहस चली सोशल मीडिया पर भी और पत्रिकाओं में भी कि कविता में छंद की वापसी पर जी कविता में उस पर कई लोगों ने लेख लिखे हुए और चर्चा की, तो उस पर ये है कि कविता में छंद की वापसी, इस पर ये कितनी ठीक रहेगी या प्रासंगिक रहेगी, ये तो बातचीत हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि कविता में जो एक गद्यात्मकता इधर भी आई है, उससे कहीं ना कहीं उसकी जो सरसता है, उसकी जो भाव गिरवाता है, उस पर असर पड़ता है। क्योंकि आप देखें 80 के बाद जो कविता है वो एक क्लास की कविता न रह के मास तक पहुंची है, बड़े वर्ग तक पहुंची है। तो बड़े वर्ग तक पहुंचाने के चलते तो उसके अनुकूल भी तो होने चाहिए, वो आसानी से ग्राह्य हो सके उनके लिए। तो जो अत्यधिक जो गद्यात्मकता है वो कहीं ना कहीं बोझिलता भी लाती है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको छंद की वापसी ना की जाए, छंद को थोड़ा परिष्कृत किया जाए, या जो मुक्त छंद है उसी की एक अपना जो वैशिष्ट्य है उसको अगर क्रिएट किया जाए तो ये हो सकता है। हाँ, जो आपने बातें कही उसमें आज के युग में बहुत ये प्रश्न उठाया जा रहा है कविता में, और ये कि कविता की बोझिलता ने, गद्यात्मकता ने पाठकों को कम किया, कभी ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन देखिए, भाषा और जो अंतर संबंध है उस पर तो बहुत लंबी बातचीत और बहस हो सकती है और की भी गई, लेकिन हमें लगता है काव्यार्थ की प्राप्ति वहां से होती है जो अर्थ होना, जो भाषा होना वो अर्थ के सबसे निकट। ये व्याख्या करने वाले पर निर्भर करता है निकट। लेकिन कवि क्या करते हैं? कवि जो सजग सचेत और उस तरह के कवि हैं जो जनवादी परंपरा और लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनमें सजगता होती है। राजेश जोशी में सजगता है, अरुण कमल में सजगता है, कांत श्रीवास्तव में, अष्टभुजा शुक्ल, कि वो जब जनता की बातें करते हैं ना, तो कविता में जब कहा जाए कि गद्य का प्रवेश हो गया ना, तो इसके सकारात्मक पहलू क्या पहलू है कि गद्य में भावों के विस्तार की क्षमता बहुत होती है। गद्य में एक साथ आप बहुत कुछ कह सकते होते हैं। तो कविता में गद्य की वापसी का ये भी अर्थ हुआ कि गद्य में जब बहुत बातें समेटी जा सकती है तो कविता में संभव है। और कविता में, लेकिन वो कवि के व्यक्तिगत सचेत और सजग चेतना भी निर्भर करता है, वो किस तरह उसका विकल्प करता है। इस हिसाब से राजेश जोशी, अरुण कमल महानता की महान की श्रेणी है। जिस तरह से वो शब्द बरतते हैं, अर्थ बरतते हैं, राजेश जोशी के लिए कहा भी जाता है कि कविता में गद्य की जो ताकत की कवि हो राजेश जोशी कहा जाता है। मारे जाएंगे तो एक मुहावरा बन गया कि जो इस भीड़ में शामिल होंगे मारे जाएंगे, या इत्यादि शब्द आप सुनते आते हैं हमेशा, इत्यादि सुनते आते हैं। लेकिन इत्यादि का सबसे पहला ऐसा प्रयोग जिनके नाम और ओहदे थे, बाकी सभी इत्यादि थे, तो आप सीधे समझ जाते हैं कि इत्यादि का मतलब आम आदमी, हाशिए पे स्थित आदमी, स्त्री, दलित समाज, प्रत्येक जिनके नाम और ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। अब एक बात जोड़ना चाहूंगा, एक इसमें यह है कि राजेश जोशी की खासियत हुई। अरुण कमल का क्या है कि उनको कहा जाता है कि अभिधा में जो अभिधा के श्रेष्ठ व्यंजना है उसमें अदृश्य बिंबों की श्रृंखला है। उनकी एक पुतली में संसार की कविता है मातृभूमि, आप पढ़ेंगे भी। उसमें क्या है कि एक व्यक्ति ऐसे सुना, मैं खुद कवि कहता है कि मैं भीज रहा हूँ बीचों बीच खड़ा, खेत के बीच में। तो आप देखिए कि खेत के बीच में व्यक्ति खड़ा भीज रहा है, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बारिश हो रही है, खेत आस पास हरियाली। तो बारिश की जब आप कल्पना करेंगे तो साथ साथ में बारिश के भी मार है, तो आप बादल की भी कल्पना करेंगे। और एक पूरे विस्तृत पटल पर आप कल्पना करके कोशिश कीजिए कि व्यक्ति भीज भी रहा है, बारिश भी है, बादल भी है, खेत भी है चारों तरफ, और फिर ये भी कहता है कि किसकी माँ हो मातृभूमि, तो पृथ्वी के प्रति अपना उपकार भी जताता है। इसमें भी गद्यात्मकता है, लेकिन देखिए कवि की बरतने का कि आपके सामने चित्रात्मकता होती है, दृश्य बिंब होते हैं, और पाठक सीधे उससे अपना तदात्म स्थापित करते हैं। मुझे लगता है कि इसको अगर इस तरह से कहा जाए, ये कविता में बड़े जो कवि हैं, आप चाहे राजेश जोशी को उठा लें या अरुण कमल को उठाएं, अष्टभुजा शुक्ला को उठाएं, या थोड़ा पीछे तिब्बत को उठाएं, वीरेंद्र नगवार को उठाएं, तो इनकी कविताओं में एक लयात्मकता है जो नागार्जुन में मिल में। तो ये मुझे लगता है कि इनको जब हम मूल्यांकन करें तो कम से कम ये छंद की वापसी भले ही क्या हो ना हो, लेकिन ये जरूर है कि ये कविता लय में चलती है। हाँ, और लय की जो कविताएं हैं वो बहुत आसानी से हमारे दिल के नजदीक पहुंचती है। वीरेंद्र नगवार को कविता है कि वीरेंद्र नगवार की
इतने सीधे मत हो जाना साथी, जैसे होते हैं सर्कस में हाथी, गधा बनने में लगा दी तुमने सारी कुंभ सारी बुद्धि। अब देखिए कि इसमें पूरी कविता मिल रही है, भले ही इसमें हम ये मात्राओं का निर्वाह नहीं किया गया संविधान की जो खास बात होती है, लेकिन कविता बहुत आसानी से बात कह देती है। जैसे आपने अरुण कमल की बात कही, अब देखिए तुम किसकी माँ हो मातृभूमि। अब जैसे सवाल है कि इतनी सारी चीजें हैं और हम किसको मान लें, तो सब जिज्ञासा भी है। लेकिन ये एक जुड़ाव है कवि रचनाकार का, कवि का, कि जो बचा लेना चाहता है कि इनसे संबंध हमारा कैसा है, किस तरह से हमारा संबंध बदलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता है कि इसी से जुड़ी, मतलब मैं चाहता हूँ कि अब बात कुछ कहें उस पर, क्योंकि आपकी कविता पर मेरी तो बस जिज्ञासाएं हैं कि जैसे जो दलित समाज के लोग बात करते हैं या दलित संवेदना वाले लोग बात करते हैं, जो कवि हैं, जरूरी नहीं कि वो दलित ही हो, तो उनका जो सोचने का या समाज को देखने का जो नजरिया है, तो क्या बदलाव आता है? कुछ शब्द अलग तरीके के उनके चुनाव वाले दिखाई पड़ते हैं, या कुछ वाक्य बदल जाता है, या वाक्यों की संरचना बदल जाती है। जैसे तुम किसकी माँ हो मातृभूमि, यहाँ पर सवाल है। लेकिन जब हम दलित कविता में पढ़ते हैं तो कहीं पर कई बार आक्रोश बहुत ज्यादा होता है। तो आपको क्या लगा 21वीं सदी की कविता में यह आक्रोश जो दलित संवेदना की कविताएं हैं, क्या कुछ बदलाव है वाक्यों में, शब्दों के चुनाव में या मुहावरों में? देखिए, जो 21वीं सदी की हिंदी कविता है, मैंने पहले बताया, बहुत उसके विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है जी। और व्यापकता के कारण क्या हुआ है कि वैश्विक से लेकर भारतीय, तो व्यापकता ने कवियों के अंदर ऐसे बोध जगाए कि उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने पूरे विश्व के भारतीय और अखिल भारतीय उसे कह लीजिए, अखिल भारतीय परिदृश्य की कल्पना की। तो अखिल भारतीय परिदृश्य की कल्पना की है तो उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें दलित भी शामिल है, स्त्री भी शामिल है, आदिवासी समाज भी शामिल है, ग्रामीण शहरी समाज। तो इसीलिए अगर आप जो दलित कवि नहीं लेकिन लिखते हैं जी, उनके भाषा और उनमें उनकी भाषाओं में एक सहानुभूति परक से ज्यादा कहेंगे कि एक दर्द की उतनी ही गहराई छिपी हो जितना एक दलित कवि में। जी। आप किसी भी रचनाकार को उठाइए तो वो ऐसे ही लिखते हैं दलितों के बारे में, जैसे एक दलित, लेकिन उनके अंतर होता है भोगे हुए यथार्थ। दलित चेतना के कवियों में क्या है कि उन्होंने इसका प्रतिरोधात्मक जो स्वर है ना, कभी कभी ओज से ज्यादा अत्यंत नारात्मक भी बनता है, नारा भी हो गया जी। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि नाराज होने का मतलब, लेकिन वो उसको गलत नहीं कर सकते क्योंकि वो सदियों के दुख और संताप का फलीभूतिकरण है कि वो बाहर निकल जाए। बिल्कुल। लेकिन हम ये वाक्यों की संरचना पर बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि संरचना कैसे बदलती है। जैसे मुक्तिबोध को जब हम पढ़ते तो वहां पर क्या है कि समाज की चिंताओं को लेकर के हर पंक्ति ऐसे लोग सवाल करते हैं कि अब अवैध के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। इससे लगता है कि हर सवाल है कि अब जैसा चल रहा था वैसा नहीं। तो जब इन कविताओं को पढ़ते हैं तो इनका जो वाक्य विन्यास है कैसे बदलता है? वाक्य विन्यास इनके क्या कहेंगे कि देखिए, व्याकरण के स्तर पे देखने की अपेक्षा मैं तथ्य क्या होगा, व्याकरण में तो ये है कि उनकी संगति और असंगति का आज कभी अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए उसका ख्याल कम बदलते हैं। वो संगति असंगति होती है, पदों हो या वाक्यों में है। लेकिन उनके जो प्रश्न है, जो भी मनुवाद पे मलखान सिंह प्रहार करते हैं, ब्राह्मणवाद पे जयप्रकाश कर्दम करते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि करते हैं, तो उनके स्वर वैसे ही तीव्र और तल्ख है। जैसे आपको कविता देना सुनाएं तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। मैं कविता सुनाता हूँ आपको जयप्रकाश कर्दम की। तुम कहते हो हमें भेद नहीं, तुम कहते हो हम सब भाई है, फिर क्यों ऊंचे तुम मैं नीचा, क्यों जाति वर्ण की खाई है। तुम कहते हम सब हिंदू है, हिंदू होने पर गर्व करो, हिंदुत्व राज की नगरी में, किंतु मेरा घर द्वार कहाँ है। तुम चाहो राम राज्य आए, तुम श्रेष्ठ शूद्र मैं बना रहूं, तुमको सारे अधिकार रहे, मैं वर्जनाओं में लदा रहूं। सदियों से संभूकों की गर्दन कटवाने की परंपरा इस देश धरा से उठा जाए, इस आशय का स्वीकार कहाँ है। एक प्रश्न ये करना चाहता था, जो आर्थिक साम्राज्यवाद की बात हो रही थी,
जो साम्राज्यवाद के जो रूप बदले हैं, पहले जहाँ ये साम्राज्यवाद एक दूसरे जो कमजोर देश थे उन पर कब्जा करके उस रूप में होता था, बाद में ये बाजार का विस्तार करके उस रूप में होने लगा। अभी साम्राज्यवाद के एकदम नवीनतम रूप सामने आए हैं। जैसे युval नोआ हरारी कहते हैं कि डाटा उपनिवेशवाद जिसको कहते हैं, कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं या जो उन देशों के इस चीज के आंकड़े जुटाए जाएं कि वो लोग इसमें रुचि ले रहे हैं और उसी प्रकार के उत्पाद तैयार करना और बड़ा मार्केट तैयार करना, उनके लिए मार्केट ही सबसे और पूंजी ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो एकदम अद्यतन तरीके साम्राज्यवाद के जो विकसित हुए हैं वो कितने खतरनाक है और उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। और जो अद्यतन साम्राज्यवाद के तरीके हैं उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि आपके सामने एक चकाचौंध पैदा किया गया, आपके सामने एक सपनों की दुनिया बनाई गई, आपके सामने बोर्ड के पैकेजेस दिए गए। बोर्ड के पैकेजेस का मतलब इतना कुछ एक साथ भर दिया है कि आप इस तरह के इंसान हो जाएंगे ये कुछ करने के बाद। आपके स्वप्न, आपके बोर्ड के पैकेजेस कहेंगे सुखवादी संस्कृति गढ़ी है, उपभोगवादी, बाजारवादी, सुखवादी, स्वप्न, खास तरह की जीवन शैली। तो इससे सबसे सर्वप्रथम इनसे बचने की जरूरत है कि चकाचौंध में हर चीज बिकाऊ है। जब हर चीज बिकाऊ है तो आपके अंदर ये निर्णय लेने क्षमता नहीं है कि क्या सही है, क्या विकल्प हाँ वो खत्म हो रहा है। और बाजार तो हमारे घरों तक आ गया है, आपको पता है। तो ये व्यक्तिगत विवेक तो होता ही है और कवियों का जो अपना वो आपको सचेत करते हैं, और ये हर समाज में हो रहा है। हर समाज का मतलब एक आदिवासी समाज में भी ऐसा हो रहा है। जैसे आपको निर्मला पुतुल की कविता बताना चाहूंगा कि निर्मला पुतुल कहती है कि बाजार की तरफ भागते सब कुछ गड़बड़ हो गया है इन दिनों, यहाँ उखड़ गए हैं बड़े बड़े पुराने पेड़ और कंक्रीट के पसरते जंगल में खो गई है कि पहचान। ये आदिवासी समाज का है जो बाजार की तरफ भाग रहे होंगे, हर जगह हो गया है उपभोग का। तो आपने जो बोला कि अलग अलग साम्राज्यवादी रूप है इनके, तो आज पूंजी का साम्राज्यवादी रूप है। ये तो मतलब प्रतिरोध के जितने स्वर आपने बताए मुझे तो एकदम नए थे, मैं इतने बारीकी से कविता को नहीं समझ रहा था। लेकिन एक जिज्ञासा है कि जैसे जो साम्राज्यवाद का ये रूप चेहरा है, इसमें हमारी प्रकृति को लेकर के क्या सवाल, हाँ। क्या प्रकृति को लेकर के जो रचनाकार हो कैसे समझते। जैसे अभी तो गोवा में है, हाँ। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ के लोगों ने अपने जंगलों को बचाने के लिए बाहर आए। ये मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ है जब से मैं आया हूँ कि वो लोग अपने उस बात को समझ रहे हैं कि जंगलों का बचना कितना जरूरी है। अगर हम इस बात को थोड़ा सा और व्यापक संदर्भ में जाएं तो कितने बड़े बड़े पेड़ हमारी इन विकास के जो नीतियां हमारी हैं उस पर खत्म किए जा रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है। और 90 के बाद तो इस प्रक्रिया को ही मान लिया गया कि यही विकास, यानी जितना जो जंगलों का विनाश करे, बड़े पेड़ों का खत्म करे, पृथ्वी को खत्म करे, नदियों को खत्म करे, वो सबसे बड़ा विकासवादी पुरुष है या विकासवादी हम उसको मान लेते हैं। एक इन रचनाकारों को जब हम देखते हैं, कवियों को, तो उसमें जो हम खासतौर से जो महिलाएं जो लिख रही हैं उनका नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। क्योंकि एक तो उनमें जन्म की शक्ति है और इस नेचर में इतनी चीजें हैं कि जो उनको उनके जो संबंध है वो हम लोग की तुलना में ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं। उसकी तुलना में उनका स्वभाव, उनका संबंध ज्यादा गहरा है। तो निर्मला पुतुल जैसे क्या सोचती हैं, अनामिका क्या सोचती हैं, आप इसके बारे में बताइए। मैं दोनों बताता हूँ आपको। जो आपने बोला कि जो महिला कवित्रियां हैं और जो तो मुख्य धारा में आप बोले तो प्रकृति के बारे में ज्ञानेंद्र पति हो, एकांत श्रीवास्तव, सभी कवियों ने उससे बचाए रखने का भाव दिखाया है। आपने बता चुके हैं कि आप प्रकृति को किस तरह से दुआन हो रहा है, संसाधनों का दुआन हो रहा है। एकांत श्रीवास्तव कविता जो मैंने भी पहले आपको बताई, समुद्र में अपनी तरफ खींचती है पृथ्वी, वह बुलाता है और शामिल कर लेता है मैं अपने स्वप्न और संघर्ष में, अपने हर्ष और विषाद में। बचा रहे समुद्र, इसकी विशालता बची रहे पृथ्वी, उसका गुरुत्वाकर्षण बचा रहे। तो ये तो पुरुष गंगा तक संग्रह है नरेंद्र पति जी का, उसमें देखेंगे तो गंगा को बचाने के बारे में बहुत कुछ, गंगा से ही बात करते हैं, नदी तो इतनी दुबली क्यों हो गई है, मैली को चली की। और उसमें एक वाक्य बहुत अच्छा है, उसमें कहते हैं कि बाघों के जो खाने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल, बाघों ने तो इतना पिया तब दूषित नहीं हुआ।
और एक बहुत प्रसिद्ध कविता है राजेश जोशी की, उसको मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा आपके सामने कि पानी को वाटर कहने से, मैं मेरे पास है भी बोलता, पानी को वाटर कहने से डूबने लगती है जिसकी संस्कृति, उन्हें गंगा के साबुन में बदलने से कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको पढ़ना चाहूंगा वो कविता। देखिए कविता है, पानी को वाटर कहने से डूबने लगती है संस्कृति की नब्ज, उन्हें गंगा के साबुन में बदल जाने से कोई ऐतराज नहीं। और आगे की पंक्तियां देखिए, पूरा इतिहास, पूरी परंपरा, सब कुछ एक साथ है। एक कवि ने कहा था कुछ बरस पहले, ये खतरनाक है सपनों का पर जाना। एक दोस्त पाठ को बदल कर कहता है, खतरनाक है सपनों का बिखर जाना। और दूसरा दोस्त एक बार फिर बदलता है पाठ, सबसे खतरनाक है सपनों का बिक जाना। समझ रहे? एक तरफ वो पास की कविता है, या बिखर जाना, और या बिक गई। अब मैं आता हूँ जो स्त्री लेखिकाएं हैं, जो स्त्री कवित्रियां हैं, लेखिकाओं ने तो अपने तरीके से कहा। तो मैं पहले बताता हूँ कि उनमें एक ओज मिलता है। ओज उन कवित्रियों मिलता है जिनके अंदर प्रतिरोध और संघर्ष और बचाने का भाव है। निर्मला पुतुल की प्रसिद्ध कविता है, आपको बाकी मैं बताता हूँ। वो कहती है कि अगर किसी तरह हारी में तो लिख के ले लो दिमाग के नोटबुक में, लिख के ले लो दिमाग के नोटबुक में आज की तारीख के साथ, कि मिट्टी पर गिरेंगी जितनी लहू की बूंदें, इतनी जन्मेगी निर्मला पुतुल हाथ बांधे हुए हवा, उतनी जन्मेगी। मतलब अपने जैसे प्रतिनिधित्व करती है। ये तो निर्मला पुतुल के बारे में। अब अनामिका हो, कात्यायनी हो, नीलेश रघुवंशी हो, या जो गगनगिल है, तेजी ग्रोवर है, आदिवासियों में जसिंता के कट्टा बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो उनमें स्त्री जीवन के जो प्रश्न है ना, वो तो मौजूद है। और उस स्त्री जीवन के साथ साथ पुरुषवादी मानसिकता, और साथ में उसके जो शोषण के तरीके हैं ना, स्त्रियों के नहीं, पर्यावरण के, उन पर प्रहार करती है। आपको समझने की जरूरत है कि किस तरह से वो पुरुष सत्ता के साथ साथ उसके हर एक चरित्र पे प्रहार करती है। और फिर अपनी जैसे वो सामान्य रूप से लिखते हैं। निर्मला पुतुल जी की बात चलिए तो मैं बताता हूँ, फिर अगर अनामिका जी को स्त्री के दुख और दर्द के बारे में लिखती है। तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन के गांठे खोलकर कभी पढ़ी है तुमने? अगर नहीं तो जानते क्या हो तुम, सुई और बिस्तर के गणित से परे स्त्री के बारे। तो ये उनका है स्त्री जीवन के स्वर। एक आदिवासी समाज की प्रतिरोधात्मक, मैंने बताया कि बाजार की तरफ भागते लिख रहे हैं, उन्हीं के वो स्वर जो जंगल को बचाने का है। बाजार की तरफ भागते सब कुछ गड़बड़ हो गया है, पहले आपको बताया। और जब कंक्रीट के जंगल पसर रहे, बड़े बड़े पेड़ उठ रहे हो, कविता में बता देता हूँ, वो निर्मला पुतुल बचाने का लिखती है और बोलती है कि हमारे इससे हजारों निर्मला पुतुल जन्म लेंगे। तो उनके अंदर देखिए आदिवासी समाज को बचाने का भाव। अनामिका के अंदर जो है पूरे के पूरे स्त्री समाज को भी बचाने का भाव, और उनके दुख है। उनके नीलेश रघुवंशी की जो कविताएं हैं, उसको तो कहा ही जाता है कि उनके एक प्रसिद्ध एक जन्मे शिशु से संवाद, उसमें वो कथन और गोपन के बीच में है, जहाँ पे नहीं बच्चा जो अभी पैदा होने वाला उससे बात करती है। मतलब वो भविष्य के देख रही है कि पूरी परंपरा का भविष्य क्या है, और हमारा किस तरह का व्यक्तित्व समाज है। और विडम्बनापूर्ण इसका लिखते हैं। विडम्बना में आप जानते हैं कि जो हो रहा है और जो होना चाहिए उसका अंतर। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो आधुनिक समय में लिखते हैं। इन सारे कविताओं को आपने जो पढ़ा है, जैसे ये है ना कि एक स्त्री को आपने कैसे कैसे समझा, एक तो तन के भूगोल के माध्यम से, दूसरा जो रसोई का भूगोल, इन दो की बात। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सत्ता जो हमारी है, और उसने जैसे जैसे इस सोच को बनाया है कि महिलाओं के दो ही जगह उनको स्थापित किया है, और महिलाओं के मूल्यांकन हमने उन्हीं चीजों को केंद्र में रखा। अब अगर आपकी इस कविता के हवाले से कहा जाए तो प्रतिरोध भी वहीं से, कि जो कुछ समझा गया वहीं से बात हमारी शुरू होती। राजेंद्र यादव कहते थे कि जैसे बिना देह की बात किए हुए स्त्री की मुक्ति की बात करना अपने आप में बेमानी। यहाँ भी देखो कि देह की मुक्ति पर भी बात है, कि देह से को लेकर के जो सोच है उस पर सवाल है, और दूसरा सवाल है जो हमको रसोई तक सीमित किया गया। इसका मतलब कि महिलाओं के जो सरोकार हैं, अपनी जो मुक्ति है और मुक्ति के जितने रूप हैं, कहाँ से मुक्ति चाहिए, वो कविताओं में क्या प्रमुखता से नजर आते हैं, या
जो हमारा समाज है, जो हमारा पर्यावरण है, वो सवाल ज्यादा प्रमुखता नजर आते हैं इस दौर की कविताओं में। नहीं, सभी प्रश्न मौजूद है। मैं बोला विषयों की व्यापकता है। अगर कहूँ, ये बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि स्त्री विमर्श में और स्त्री कविताओं में एक ही चीजों का बार जी रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं इसको नकारता हूँ, क्योंकि भाव एक ही सिर्फ पितृसत्ता से आजादी में इतने भाव है कि उस पर गहराई पे जाया जा सकता है। उसमें बहुत सारे भाव बिखरे पड़े हैं। पितृसत्ता में भाई का एक अपना स्वरूप है, पिता का अपना है, पति का अपना है, बेटे का अपना है। तो भाई, पति, बेटा, सब पे कविताएं लिखी जा सकती है और पितृसत्ता में। तो ये पहली बात हो गई। तो पर्यावरण और जो स्त्री जीवन के प्रश्न है ना, तो उनमें स्त्री जीवन के प्रश्न व्यक्तिगत जो सदियों के जो दुख का है, तो उसमें अभिव्यक्ति ज्यादा है। निर्मला पुतुल तो क्योंकि समाज से आती है और उनको अपने समाज को बचाना है, और उनका समाज जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। और एक अप्रत्यक्ष रूप से वो वही है कि वो आदिवासी समाज के संपूर्णता में पकड़ना है। तो सिर्फ स्त्री की बात नहीं करते हैं, निर्मला पुतुल तो ये कहती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि मुझे ऐसे जगह मत प्यार देना। एक बहुत प्रसिद्ध कविता होती है, मुझे ऐसे जगह मत प्यार देना बाबा मत अपने पिता को, कि जिसने कोई जीवन में पेड़ नहीं लगाया हो और जहाँ कोई जंगल ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जो आपने राजेंद्र यादव जी की बात की कि वो बोलते हैं देश से मुक्ति, तो स्त्री विमर्श के केंद्रीय प्रश्नों में है पितृसत्ता से आजादी, देश की स्वतंत्र, देश से मुक्ति, अवसरों की समानता और चुनाव की स्वतंत्रता। ये अगर केंद्रीय प्रश्न है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो केंद्रीय प्रश्नों में एक दो स्तरों पर परिवर्तन घटित होने दिखता मिलता है। एक, हम श्रमिक वर्ग की जो स्त्रियां उनके लिए अलग देखें और मध्य वर्ग की स्त्रियां अलग। जी, तो श्रमिक वर्ग में तो अगर हम बात करें तो श्रमिक वर्ग में जो स्थितियां हैं वो समस्याओं पूर्वक है। जी, अगर कहा जाए तो कैसे वो पूर्वक है कि जो श्रम था ना, घरेलू कार्य में जितने श्रम थे उसमें स्त्रियां लगी हुई, और जो स्त्रियां लगी हुई तो उसका जब मशीनीकरण होने लगा तो घरेलू कार्यों में जो उनके रोजगार के अवसर थे वो कम। हस्तकरघा हो, मोती कला हो, पापड़ का उद्योग हो, जितने भी हो, कुटीर उद्योग हो, गृह उद्योग हो, सब उनमें उसमें पलायन हुआ। तो इसलिए उनके साथ जो घरेलू हिंसाएं होती ही, और मध्य वर्गीय जो स्त्रियों की समस्याएं थी, यौन शोषण और घरेलू हिंसा, वो विद्यमान है। अनामिका जी की प्रसिद्ध कविता दरवाजा आप सबने पढ़ी है, सुनी कि मैं एक दरवाजा थी, जितना पीटा गया उतनी खुदी, अंदर आए आने वाले को देखा, चल रहा एक बृहद चक्र, चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैची सी। गरज यह है कि अनवरत चलता ही रहता है कुछ कुछ। हाँ, ये तो वह है। लेकिन मध्य वर्ग की स्त्रियों के लिए निश्चित ये कहा जा सकता है, जैसे आपने सकारात्मक पक्षों में भी लेना चाहिए कि उनकी स्थिति परिवर्तन हो। अब नई शिक्षा का अनुबंध से अपने सपने पूरा कर रहे हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत जगह तो आप देखते हैं कि वो पुरुष समाज से भी बहुत आगे निकल चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ये आंशिक सफलता है। एक अलग बात इसमें नकारात्मक पक्ष में मैं बताता हूँ कि वो विज्ञापनों का मनोवैज्ञानिक दबाव भी उनके ऊपर, और एक तंत्र है पूरा, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनके उत्पाद है, उनके सौंदर्य प्रसाधन है, उनको बेचने हैं। तो मनोवैज्ञानिक माध्यम से स्त्रियों के लिए खास तरह की चीजें परोसी जाने की, ऐसा करोगे तो ऐसा बनोगे, इस तरह से आपका सौंदर्य बढ़ेगा, ये लगाएंगे तो इतना गोरापन होगा, ये लगाएंगे तो इस तरह का होगा। तो वो पूरा संजाल है, वो तो पूरा का पूरा पूंजीवाद का संजाल है, राष्ट्रीय कंपनियों का संजाल है, उसको देखने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो देह मुक्ति का जो अतिरिक्त आग्रह है, उससे कहीं ना कहीं असंतुलन भी पैदा होता है, और उसको बहुत सी कवित्रियों और लेखिकाओं ने भी स्वीकार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो दीगर सवाल है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, चाहे आर्थिक स्वावलंबन का हो, अवसरों की समानता का हो, राजनीतिक सहभागिता का हो। तो बात जो है वो एक समावेशी स्वरूप में सभी प्रश्नों पर। लेकिन एक बात और देह मुक्ति के जो अतिरिक्त आपने बोला आग्रह, वो आप इससे क्या मतलब? मेरा आशय ये है कि अवसरों की समानता, जैसा आपने कहा, आर्थिक स्वावलंबन हो जो सबसे बुनियादी बात है, और जो कहीं ना कहीं कारण बनता है उनके शोषण का, वो राजनीतिक सहभागिता बढ़े। अब आप देखें कि राजनीतिक सहभागिता के लिए स्त्रियों को कितना संघर्ष करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल, मताधिकार मिला और ये सब। तो कहीं ना कहीं जो बात है वो एक संपूर्ण को लेकर, सारे प्रश्नों को लेकर होना चाहिए, वही बाद में सशक्तिकरण का बनेगा। देखिए, कवि जो होता है ना, वो हो सकता है कि वो कभी कभी अपने लिए लिखे, लेकिन वो एक प्रतिनिधित्व समाज के लिए लिखता है, और एक बहुत बड़े समाज के प्रतिनिधित्व करता है, और एक साथ वो स्व के साथ सर्व से जुड़ा होता है। ये देखा जाए तो स्व और सर्व में जुड़ा होता है।
और जो स्व और सर्व से जुड़ा होगा तो एक स्त्री संपूर्ण स्त्रियों से, चाहे श्रमिक वर्ग की हो, मध्य वर्ग की हो, किसी भी उच्च वर्ग की, सबसे जुड़ी रहती है। तो कुछ जगहों पे तो ठीक है कि देह मुक्ति का जो उनका है वहाँ पे उस तरह से आजादी है देह से, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत ज्यादा दमन भी है। तो वो उसको उजागर करती है, इसलिए उसको अतिरिक्त आग्रह की जगह कहा जाए कि वो उनके मौजूद प्रश्न है उसके लिए वो अगर किसी श्रमिक वर्ग में तो बहुत ही अत्यधिक दमन है। आप देखेंगे कोई घरेलू हिंसा है तो आम है, आम। मैं इस कहूंगा ना कि आप हम लोग गाँव से सब लोग जानते हैं कि आप कभी छत पे सोते हैं तो आवाज आने लगती है, अचानक कोई दो स्त्री पुरुष लड़ रहे होते हैं, मारपीट होने लगती है, उनके हाथ में घरेलू हिंसा होने लगती है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो सबके लिए लिख रहे हैं, स्व के साथ सर्व जुड़ा होगा और सर्व पूरे स्त्री समाज का है और उसके साथ साथ इतिहास का भी। मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, इस पर कोई एक राय हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि इसका एक पक्ष तो ये है कि शोषण तो हुआ, हाँ, लेकिन अब जो हमारे समय की कविता है, हमारा जो आज का जो साहित्य है, उसमें ये भी है कि ये एक चलन भी है, एक फैशन बन चुका है कि एक ही तरह का स्वर है खाली। ऐसा लगता है कि उनके पास साहित्य का बस एक दायरा है और उसी के बारे में कहानी लिखनी है। ये बात है। जैसे एक आरोप लगा राजेंद्र यादव जी पर, और वो अंतिम समय जो उनका समय था 2-3 साल का, एक कहानीकार है ज्योति कुमारी जी, उनके अधिकांश जो कहानियां थी उसमें एक ही स्वर आ रहा था, और फिर इसको लेकर के बहुत सारी बातें कि मतलब समाज का वो एक सच है कि शोषण के तो तरीके अलग अलग उसमें अपनाए जाते हैं, लेकिन समाज इतना ही नहीं है। महिलाओं के सवाल सिर्फ इतने सीमित नहीं है, किचन से, रसोई से मुक्ति, अपने को सिर्फ खाली अपने जिस्म तक उनको सीमित न किया जाए, ये मुक्ति के सवाल बड़े हैं, जहाँ पर वो चाहती कि इस समाज में हमारा अपना भी एक अस्तित्व हो, और उस अस्तित्व में सिर्फ खाली अपने सुख की बात नहीं है, उस हमारा आसपास का जो पेड़ बचे रहे, जिससे आपने कविता सुनाई कि ऐसी जगह ब्याह करना जहाँ पर जिसने पेड़ लगाया। अब सोचो कि ये सवाल क्या है, ये सिर्फ खाली इसमें व्यक्तिगत सवाल नहीं कि अपनी शादी की बात है, सवाल ये है कि हम उससे जुड़ना चाहते हैं जो प्रकृति को प्रेम करता है। इस दौर की जो कविताएं हैं, आपने भी देखा होगा, मैं तो अब जो बातें कह रहा हूँ उसका संदर्भ कहानी ज्यादा है, हाँ, लेकिन आप कविता के माध्यम से बताइए कि क्या ऐसा है कि जो ये सवाल है उस पर कोई एक राय बनाई जा सकती है? कविताओं के स्वर अलग अलग मुझे लगता है कि मिल रहे होंगे, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं ही कहना चाहूंगा कि समय के साथ हमारी जो सामाजिक संरचना है ना, जटिल होते हैं, यह सब आप लोगों को पता, आपको भी पता है। जब जटिल हो गई तो उसके जो यथार्थ को पकड़ने के तरीके हैं उसमें भी जटिलता है। अनेक स्तरीय यथार्थ आती है। अनेक स्तरीय यथार्थ का मतलब होता है कि एक यथार्थ के भीतर भी बहुत सारे कुछ मिला हुआ। और सिर्फ मैं किसी भी समाज की बात कर लूँ या संपूर्ण मनुष्य की बात की जाए, हमने स्त्री और दलित समाज और आदिवासी समाज पर बात की, लेकिन आप सब तो ये समाज जो विभिन्न स्तर है उनके उस स्तरों में बहुत जटिलता है, और उस जटिल सामाजिक संरचना के यथार्थ को व्यक्त करने के लिए कविता में हमें इस तरह के स्वर मिलते हैं। तो आप सही बोलेंगे, लाइन बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये सभी ये जो देश की बात है वो कहीं ना कहीं एक पक्ष है, इसीलिए आप देखेंगे जो जिन महिलाओं ने भारत में ये सशक्तिकरण की बात की, चाहे वो ताराबाई शिंदे हो, कल्या उषाई हो, महादेवी वर्मा हो, या फिर पंडिता रमाबाई हो, या फिर सिमोन को ले लें जिन्होंने ये बहस, उन्होंने भी पहले कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रसार, आर्थिक रूप से सबल होना, इस पर से ये एक स्टेप बाय स्टेप कदम पर चीजें बदली। अगर देश की बात है तो वो बाकी जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं उसमें नहीं। लेकिन बस एक वाक्य में मैं कहना चाहूंगा कि जो भी वर्तमान में और 21वीं सदी में 2000 या उसके बाद जो सक्रिय हो तो लिखते पहले सारा है, उन कवियों ने सचेत होकर समाज को सजग करते हुए समस्त परिदृश्य के प्रति, वो स्त्री, आदिवासी, ग्रामीण, शहरी, ये समस्त परिदृश्य के प्रति आगाह करते हुए प्रतिरोधात्मक कविताएं लिखी है समस्त कवियों के बारे में उन्होंने लिखी है, क्योंकि वो सजग वर्ग है समाज का और उन्होंने आम जनता का समर्थन किया है, उसके साथ खड़े जी। तो ये कहा जा सकता है जी। अब हम लोग थोड़ा सा अपने समय से जुड़ते हैं, जो आज का समय है, जहाँ पर जो हमारे ज्ञान के क्षेत्र हैं वो बदल चुके हैं। मतलब ज्ञान से हमारे पास
जो हम बड़े लोगों से सुनते थे, कहा भी गया था कि ज्ञान के 5 रास्ते हैं, 5 स्रोत हैं। तो सबको पता ही है कि ये होता है कि श्रवण हम किसी से सुनते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, अपनी परंपरा से सीखते हैं। और भी उसमें एक बात कहेगी कि एक ज्ञान का स्रोत है, वो है वेश्यालय। कि वेश्याओं के यहाँ अगर आप जाते हैं तो जो ज्ञान वहां मिलेगा वो ऐसे और भी हैं। उसमें एक संगत भी है कि बैठकी किसके साथ करते हैं, और हम लोग आज संयोग से बैठकी ही कर रहे हैं, और किसी स्थिति में बैठकी कर रहे हैं जहाँ पर ज्ञान के रूप बदल चुके हैं। अब हमारे पास ज्ञान के लिए व्हाट्सएप है, हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर और बहुत सारे चीजें। तो क्या लगता है कि जब ये ज्ञान के स्रोत बदल गए तो जो ज्ञान मिल रहा है, जैसे किसी से आप कहें कि साम्राज्यवाद के खिलाफ वो लेख पढ़िए, तो कहते हैं साम्राज्यवाद पर एक किसी ने भेजा है व्हाट्सएप भेजा। तो अब ज्ञान तो है, मतलब वो भी उसको ज्ञान मान रहे हैं। एक और है, जैसे आप कहीं कुछ देखने जाते हैं, छोटे छोटे सामान लें, तो कहता है कि इसका लिटरेचर भी इसमें डिब्बे में रखा हुआ है, ये कह रहे विज्ञान है। अब ये सवाल ये है कि आखिर में जो कवियों की चिंताएं हैं, वो भी अपने समाज को लेकर के, उनके सवालों को लेकर के, वो कौन से ज्ञान की बात करते हैं कि भाई क्या बदले। जैसे अब तो सब कुछ ये है कि सैटेलाइट का जमाना है, चीजें कितनी जल्दी फ्लैश हो रही हैं और हम उसी को ज्ञान मान लेते हैं। तो अब कौन सा ज्ञान है, किसके तरफ हमको नई पीढ़ी को जाना चाहिए, बदकही को कैसे बचाया जाए, आपस में संवाद कैसे बचे, तो रचनाकार कवि कैसे देखते हैं इस बात को। कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाह रहा था कि जो सत्य के साथ मिथ्या है उसका ज्यादा प्रचलन शुरू हुआ है। मतलब जो सही बातें, जो सही जानकारी है, उसके साथ साथ में जो गलत जानकारियां हैं वो ज्यादा फैलाई जा रही हैं, और वो इस रूप में फैलाई जा रही है कि आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि कौन सी सही है कौन सी गलत। तो इसका जो मुझे जो हल दिखाई देता है वो उसमें दिखाई देता है कि अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ाई जाए। जो हमारे किशोर जो छात्र हैं या जो युवा हैं, वो जो पढ़ेंगे, सही जानकारी जुटाने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। मतलब थोड़ा उसमें धैर्य भी विकसित किया जाए कि किसी भी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, पहले उसकी सत्यता की परख कर लें, जो कि आजकल बहुत जरूरी है ना। और मीडिया की जो भूमिका इसमें है गलत सूचनाओं को फैलाने में, वो तो और भी। तो सबसे पहले ये कि धैर्य रख के पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें, उसके बाद फिर कोई प्रतिक्रिया। ये तो बात सही है। सवाल यहीं पर है कि धैर्य है कहाँ। तो देखिए, और उनकी व्हाट्सएप तो हमसे किताब जल्दी पहुँचाता है, आपसे भी बात हो रही है, और हो सकता है कि इस समय आ जाए व्हाट्सएप कुछ ट्रेंड कर रहा हो। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कवियों के दृष्टि के बारे में कि देखिए, जो हम एक कहते हैं ज्ञान और एक कहते हैं सूचना। इंफॉर्मेशन और ज्ञान में बहुत अंतर है। हाँ, सूचना होती है सिर्फ जानकारी हो गई वस्तुओं के, उसके बारे में, लेकिन ज्ञान हुआ कि ज्ञान जानने में नहीं है, वैसा बनने में है। ये कहीं लिखा हुआ, कहीं पढ़ा था मैंने। ज्ञान तो ज्ञान क्या है कि जब आप सूचनाएं ग्रहण करते हैं, उसके सही और गलत का विश्लेषण करते हैं, स्वविवेक से उस पर निर्णय लेते हैं, और फिर आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो वो ज्ञान होता है जो आपके अंदर पूरी पक्की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कवियों के अंदर ये विवेक होता है, और है हर प्रत्येक कवियों के अंदर होता है, क्योंकि प्रत्येक कवि जो सजग होकर लिखेगा और आगाह करता है, उनमें होता है। तो मैं कहूँगा कि जितने कवियों को पढ़ा या जो अभी लिख रहे हैं, जो सक्रिय हैं और जो बहुत अच्छे कवि हैं, सब में ये विवेक है, जो स्व विवेक है ज्ञान का, कि उन्होंने सूचनाएं ली, उसको अपने अंदर से तराशा और निकाला। फिर इसीलिए तो कहते हैं राजेश जोशी कि ताकत और अधीनता के भाषा से भी परे होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। जी, कहते हैं ना। तो मतलब ताकत, जब आप बाजार की भाषा, आपकी भाषा दबा रही है, विज्ञापन की भाषा, आपके फिल्मों की भाषा छिप रही है, तो आप एक नया अभिव्यक्ति ढूंढो कि पूरी कविता में बेचैनी है, जिद है, और बेचैनी है। जैसे आप मूर्ति की बात करते हैं व्यक्तिगत, पूरी कविता में बेचैनी आपको देखने को मिलेगी कि वो मंडलीकरण या किसी सदी के परिदृश्य में किस तरह से नई अभिव्यक्ति दी जाए, और जिद भी है कि हम देंगे। जिद है उनके, सभी कवियों में जिद है। इसलिए जब पढ़ेंगे तो कुछ लोग के तेवर तल्ख है। निर्मला पुतुल कहती है ना कि जब जब गिरेगी धरती पर लहू की बूंदे, लिख के ले लो उतने ही जन्मेंगे की निर्मला पुतुल। तो कोई बहुत आसान भाषा में व्यंग्यात्मक स्वर्ण कहते हैं, सब कुछ व्यवसाय। तो अब आते हैं कि इनके कवियों ने इसके बारे में सचेत किया है। मैंने बताया प्रतिभात्मक कविता लिखी है, और जो ज्ञान के बारे में कहते हैं, जनता को हर बार सचेत करते हैं किसी भी परिदृश्य के बारे में। अब बहुत सारे परिदृश्य एक साथ चलते हैं समाज में, सबके बारे में सचेत करते हैं
कहाँ शोषण का है, कहाँ पर आपको दबाया जा रहा है, कहाँ आपका दमन है, कहाँ बाजार है, कहाँ अतिक्रमण है, कहाँ उपभोक्ता है, कहाँ साम्राज्यवाद है, कहाँ गुलामी है, इन सबको एक साथ वो बताते हैं। जी तो वो जितना कवि का एक काम हो सकता है, बहुत सारी कविताएं आज आ रही हैं और करते जा रही हैं, तो मैं कविताएं तो नहीं बताऊंगा। एक भाव बताता हूँ, सूरजा शुक्ल कहते हैं कविता में कि मैं चुन के लाया हूँ कुछ शब्द, तो इससे कुछ बचाया जा सके तो कर लेना, पेड़ों का ऑक्सीजन बच जाए या कुछ जीवन में परिवर्तन हो जाए तो मुझे। और एक बहुत प्रसिद्ध कविता उदय प्रकाश जी की है, रात में हारमोनियम। रात में हारमोनियम, उसमें वो कहते हैं कि बचाया जाना चाहिए गाँव में खेत, जंगल में पेड़, शहर में हवा, अखबार में सच्चाई, प्रशासन में मनुष्यता, राजनीति में नैतिकता, और कहते हैं दाल में हल्दी। जी, तो जीवन से जुड़ी हुई चीजें जी। तो वैसे बचाए जाने का भाव तो है, लगा करते हैं, और कभी जितना अपने शब्द के माध्यम से कर सकता है उन्होंने भरपूर किया। ये कहूंगा कि वो जितना ज्ञान हो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और कभी सजग होकर पहुंचा। इस संबंध में सर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर बीच एक चलन पिछले दिनों से काफी दिखाई दिया, खासकर ये सरकार आने के बाद से, कि पिछले कुछ मतलब अतीत के कुछ व्यक्तित्वों को निकालकर उनका निरादर या उनका जो महल में भी देखने को मिला, जब प्रेमचंद पे कई टिप्पणियां सामने आई, फिर नेहरू, गांधी, या इधर बीच अम्बेडकर के विषय में चल रहा है, वो तो एकदम ब्रिटिशर्स की जीवन शैली में रहते थे, वो कैसे थे। तो ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी के विषय में घृणा फैलाना भी उसकी महत्ता स्थापित करता है, क्योंकि आप उससे घृणा इसीलिए करना है कि कहीं ना कहीं वो आपको हॉन्ट करता रहता है आपके उसमें आके, सपनों में आके, तो ये उनकी कहीं ना कहीं महत्ता ही स्थापित करता है। ये इधर बीच काफी ये चीज देखने में आई। जी जी जी। बस अब एक हम लोग इस बात पर कहीं को अपना अंतिम पड़ाव की तरफ लेके चलते हैं। जैसे इस दौर में 21वीं सदी की कविता को जब आप पढ़ रहे होंगे, तो क्या कुछ आपको ये लगा कि जैसे जो शब्दों के, जैसे कविताओं के जो शीर्षक है तो उसमें अलग अलग तरीके के हमको मिलते हैं, और कई बार वो मतलब चौंकाते हैं कि ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। तो इसके पीछे मतलब कवियों की क्या दृष्टि हो सकती है, क्योंकि आप कविता से जुड़े हैं, तो आपने इस पूरे दौर को पढ़ते हुए लंबे समय तक क्या महसूस किया? हाँ, देखिए, शीर्षक के जो प्रश्न है ना जी, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि वो सीधे सीधे समझ में आ जाए, और उसकी दार्शनिक अभिव्यक्तियां भी होती है जी, जो उस केंद्रीय प्रश्न होते हैं, केंद्रीय तत्व होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दरवाजा शीर्षक जो कविता के बारे में बात किया, वृद्धा धरती का नमक है, औरत की कविता एक बेजगह, अनामिका जी की बेजगह, मतलब अपने स्थान से गिर के औरत कहीं की नहीं रहती, वो बेजगह इस तरह की। अब आप राजेश के मारे जाएंगे इत्यादि जो शीर्षक है, इसमें सीधे सीधे कहने का भाव है कि उनकी जो केंद्रीय कथ्य है उसकी दार्शनिकता को व्यक्त करना है, और आम लोग जो है उनकी जनभाषा में सीधे, तो शीर्षकों का ये मतलब। फिर ये है कविताओं में कि जो आपने एक बात कही कि कविताओं में हर तरह की बातें आ गई हैं। सूरजा शुक्ल की कविता में विनोद वृत्ति के कवि हैं, तो इसीलिए उनकी कविता है बहुत प्रसिद्ध, कि जहाँ पर भारत घोड़े पे सवाल है, वो बात करते हैं कि वो कहते हैं कि एक हाथ में पेप्सी कोला, दूजे में कंडो, तीजे में रमपुरिया चाकू, चौथे में हरिको, कितना ललित ललाम यार है, भारत घोड़े पर सवार है। तो जब इस तरह की अपनी अभिव्यक्तियां देनी है समाज के प्रति कि ये भारत का पूरा परिदृश्य है, तो इस तरह के शब्द होंगे, इस तरह के शीर्षक होंगे, इस तरह की व्यक्तियां होंगी, और वो आएंगी कविता में। इसमें सर एक चीज ये भी है कि जैसे जैसे कविता जीवन के अधिक निकट हुई है, और जो रूपवाद की जो जंजीरें हैं वो टूटी है, इससे भी शीर्षक बड़े दिलचस्प सामने आए। जैसे निरंजन पाल की अगर आप कविताएं देखें, उन्होंने हाथी, जलेबी, इस तरीके से मतलब उसमें कविता लिखी। जलेबी एक कविता उनकी है कि देश को बचाए रखेगी जलेबी, पुदीना पे लिखे। हाँ, पुदीना पे। उसके पीछे है खमीर, जिसने हजारों साल से साधना की है इसे। तो वो जो जीवन से निकटता है और एक स्वतंत्रता है शिल्प के मामले में, उससे कहीं ना कहीं ये बड़े दिलचस्प शीर्षक सामने आए। विनोद कुमार शुक्ल के शीर्षक आप देखें, आकाश धरती को खटखटाता है। शुक्ला की कविता है इस हवा में अपनी भी दो चार, संग्रह का नाम। अब ये जैसे ये संग्रह का नाम, जैसे मैंने बेवजह मारे जाएंगे, मुझे लगता है कि इन कविताओं के स्वर में ही एक प्रतिरोध है। कि जैसे इस 90 के बाद की जो पूरी हमारी शब्दावली, कवियों के शब्दावली की बात नहीं कर रहा, मैं समाज शब्दावली की बात कर रहा हूँ, कि अब हर समय एक हिंसात्मक जो स्वर है वो हमारे
शब्दों में शामिल हो चुका है। जैसे खिलौने भी एकदम हिंसात्मक वाले हैं कि छोटा बच्चा उसको गन ही पसंद है, बंदूक ही पसंद है, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं चेतना में हिंसा तो भर देगी। हाँ, इन रचनाकारों को जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि ये कहीं पर तो बहुत स्वर इनका नम्र है, एकदम विनम्रता की बात, लेकिन कहीं पर एकदम बिल्कुल एक आक्रोश तल्खी है, जैसे मारे जाएंगे। अब मारे जाएंगे शब्द जब बना हुआ होगा, इसको कवि ने अपनी कविता में लिया। इसके पहले हम थोड़ा याद करें तो 92 का घटनाक्रम हो चुका है, सांप्रदायिक दंगों की पूरी परंपरा हमारे यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। इसका मतलब कि आम जनमानस में मारे जाना एक सामान्य मुहावरा बन चुका है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तो रचनाकार ने उसी शब्द को लेकर के प्रतिरोध रचा कि जो इसमें शामिल नहीं होंगे। अब कौन शामिल नहीं होगा, ये पहचान खुद करनी है कि हम बचेंगे या मार दिए जाएंगे। इसका मतलब कि कहीं न कहीं आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और मुझे लगा था कि इस पर इधर ध्यान नहीं गया था मैं कि जो संग्रह है उनके, जैसे आपने वीरेंद्र अग्रवाल की बात की, मैं सिर्फ कवियों के बारे में बात करूंगा। तो देखिए उनके संग्रह कितने नाम, दुष्चक्र में सृष्टा, जी बिल्कुल, सृष्टा ही दुष्चक्र में, जी जी, उसका स्याही ताल, ताल में हम सुंदरता देखते हैं, पानी देख सकते हैं, स्याही ताल। जी आप अब देखिए जड़ से उखड़े हुए लोगों का, जिनके जो अपने जगह से उखड़ के दूसरे जगह स्थापित हो गए हैं, और छत्तीसगढ़ में समाज है, इसीलिए एकांत श्रीवास्तव संग्रह है, बीज से फूल तक, मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद, अन्य है शब्द मेरे, तो ऐसे संग्रह है उस तरह से जुड़े हुए हैं। आपने नाम के अपनी 2-4 सांस है, और चैत पद कुपद एक संग्रह है, चैत के बादल, तो वो पूरी उनके शीर्षक भी है ना, वो इस संपूर्ण परिवेश को 2 पंक्तियों के बीच, मतलब आपको बिटवीन द लाइन समझनी जरूरी है आज समझ पूरे परिवेश को। पुतली में संसार, मतलब पुतली में सिर्फ भारत नहीं है, वो अर्जुन खुद कहता है उसमें कि पुतली में मुझे अब वो तोता नहीं दिख रहा है, जिसकी आंख नहीं दिख रही है, मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड घूमता हुआ दिख रहा है। वो संसार भी नहीं कहता है उस कविता कि मैं देख पा रहा हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड गुरु, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का मतलब उसके अंदर पूरा विश्व है। वो पूरी कविता में पुतली में संसार लिखा है ना, तो संपूर्ण भूमंडलीय परिवेश के लिए बात करते हैं। मैं वो शंख महाशंख, आम आदमी क्या है, मैं वो शंख और महाशंख, जो सबसे ज्यादा आवाज और वो पवित्र ध्वनिया। तो ऐसे बहुत सारे, आपने बोला कि उनके शब्दों में प्रतिरोधक, शब्दों में वर्तमान के उनके संग्रह के जो शीर्षक हो, कविताओं के जो शीर्षक, उसमें पूरी वर्तमान जुड़ी होती है। पूर्ण स्वीकार स्वीकार, पास की तरह। हाँ, पूर्ण स्वीकार, और जहाँ अच्छे हैं वहाँ पे संवेदनाएं हैं ग्रामीण समाज के पारिवारिक सम्मान के प्रति। आप अरुण कमल कहते हैं कि हम उस समय जिए जब सबसे आसान था चंद्रमा पर घर, और सबसे, हाँ, चंद्रमा पर घर सबसे, और सबसे मुहाल थी रूप, मतलब पलायन पे लिखते हैं, गाँव को पे लिखते हैं। अगर इस बात को जैसे थोड़ा सा आपकी ही जो बातें अपनी कोशिश से मैं आता हूँ, जैसे पास की कविता है सबसे खतरनाक, और राजेश जोशी कहते हैं अब खतरनाक क्या है, कि हमारे दोस्त ने कहा कि सबसे खतरनाक खाली पास में जो कहा वो नहीं था कि सपनों का मर जाना, सपनों का बिक जाना, बिखर जाना, बिक जाना, बिखर जाना, बिक जाना। अब एक तो सपनों का एक तो वहाँ था मर जाना, फिर बिखर जाना और बिक जाना, ये 3 जो बातें हैं। ऐसा लगता है कि ये जो हमारा सांस्कृतिक बदलाव, हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को दिखाती है, इतिहास को पूरा। और ये प्रक्रिया मतलब कोई ऐसा नहीं कि कविता में जो बात कही गई है, और आपकी शब्दावली में कहें अगर सूरज शुक्ला की 2 पंक्तियों के बीच उन्हीं की कविता, तो मतलब अब इन 3 पंक्तियों के बीच ऐसा लगता है कि सदियां बीत रही, हाँ, और कैसे कैसे चीजें बदल रही। सिर्फ अगर आप पास को याद करते करते बदल जाता है, तो इसका मतलब है आज के समय की को सही तरीके से हम उसको व्याख्यायित नहीं कर पा रहे। आज कैसा है, बिक जाना, और हम सब कुछ बेच ही तो रहे हैं, एलआईसी बिक रही है, रेलवे बिक रहा है, हमारी नदियां बिक रही हैं, ठीक है, पहाड़ बिक रहे हैं, सारे जितने हमारे उर्वरक हैं वो बेचे जा रहे हैं। क्या नहीं बिक रहा, हम अपनी संस्कृति को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हर तरीके से कि जितना ज्यादा हम टूरिज्म के नाम पर ऐसे कैसे बेच सकते हैं। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ बिकने पे, और आप बहुत व्यंग्यात्मक है।
सोचिए पूरी परंपरा कहती 4 रुपए का आंवला, एक आंसर वास्तव कविता है, 4 रुपए का आंवला बिक रहा है 100 रुपए में, और चरक घूम रहे हैं बौखलाए हुए पठारों पर, पूछते हुए नीम का पता। बस एक कविता है, बस 4 लाइन देखिए। क्या ये बाजारवादी संस्कृति के बारे में? सपनों का मर जाना, सपनों का बिखर जाना और सपनों का बिक जाना, ये साम्राज्यवादी जो अलग अलग चरण है उनको दिखाते हैं। जब पास में जब सपनों का मर जाना कहा था तो पंजाब में उग्रवाद का समय था, जहाँ एकदम पूर्णता दमन वाली स्थिति थी। अब सपने बिक रहे हैं, वो मर नहीं। बिखर जाने में जाते हैं, नाउमीदी भी है। बिखर जाना मतलब आपकी नाउमीदी है, जो पूरे मोह भंग के समय में चला, जो 90 तक चला, समकालीन कविता में चला। अब क्या है, आपके सपने हैं तो उसको बिक जाना। अब उनका दमन नहीं है, लेकिन वो ऐसा ढांचा ही बना दिया गया है कि कहीं ना कहीं वो बिक जा रहे हैं सपने। जी जी। तो इसमें इस बिकने में ऐसा लगता है कि ये नियत है कि जिस तरह से हम एक उपभोक्तावाद के दौर में हैं, तो वहाँ पर नियत ही बनती जा रही है कि हमारा प्रतिरोध इतना कमजोर है कि उस प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं। अगर इसको हम राजनीतिक संदर्भों में देखें तो प्रतिरोध तो चल रहे हैं, कितने आदिवासियों के प्रतिरोध चलते रहते हैं, किसानों के चलते रहते हैं, और अब तो बेरोजगारों का प्रतिरोध चल रहा है, ताली बजाओ थाली बजाओ, ये भी प्रतिरोध है। लेकिन क्या इनका असर हो रहा? अगर असर हो रहा होता तो बिकने की नौबत नहीं आती। सपनों के त्यागते मरने से लेकर के बिखरने और फिर बिकने तक की जो यात्रा वो नहीं होती, वो बीच में ही कहीं से रुक गई होती। लेकिन इसका मतलब ये है कि चीजें नियत को मान लिया है, किसानों को मरना है, बेरोजगारी को बढ़ना है, क्योंकि हम इसके दूसरी तरफ अगर खड़े होकर के सोचते तो नियत यहाँ नहीं पहुंचती। आदिवासियों का लगातार जंगलों से विस्थापन, और ये होना नहीं, ये करना है। तो इसका मतलब कि चिंताएं ये हैं कि वो कवि की अपनी असमर्थता भी, व्यवस्था भी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, कविता वो काम नहीं कर पा रही। कविता जितना प्रभावी हो सकती है वो कर रहे हैं जी। नहीं, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये लगता है कि न तो सत्ता पर कोई इसका असर है, ना तो जनता ही समझ रही है कि हम सचेत तो कर रहे हैं भाई, अपनी बात के माध्यम से हम कह रहे हैं कि ये बिखरना कितना गलत है, बिकना कितना गलत है, लेकिन हम फिर भी बिक रहे हैं। सर इसमें ये कहना चाह रहा था कि सत्ता जो है वो बहुमत के आधार पर चलती है। जी। अब लोग जिस बात से खुश हो रहे हैं, सत्ता तो वो करना चाहती है। अभी जैसा तुर्की में हम लोगों ने देखा कि ओरहान पामर जो वहाँ के नोबेल लेखक हैं, वो उसका विरोध करते रहे, लेकिन एर्दोगान ने हागिया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया। तो अगर जो राजनीति है वो जितने बड़े समुदाय से कनेक्ट है, अगर कभी भी वहाँ तक पहुंचेगा, या कहें कि साहित्य भी उतने गहरे जनमानस तक जाएगा, तब उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जरूर एक चुनौती है। उनको अभिव्यक्तियां भी ढूंढनी है, उनको लोगों तक पहुंचना भी है, तो उस तरह से कभी अपने प्रयास में है, सचेत भी कर रहे हैं। अखबार अंबुज कहते हैं कि कक्षा 5 में पढ़ रही बच्ची को क्या पता है कि उसके जो कर्णफूल है विश्व बैंक में गिरवी रखे जा चुके हैं। कक्षा 5 में पढ़ रही बच्ची को क्या पता है कि उसके कर्णफूल विश्व बैंक में गिरवी रखे जा चुके हैं। वो सोने के भी होंगे तो कुछ और उनका कहने का अर्थ है यहाँ पे, संकट, अर्थव्यवस्था। तो ये ऐसे ऐसे बहुत भाव है, जरूरत है कि उनको लोगों तक पहुंच भी रहे, और जितना हो सके उन्होंने अपने समाज में बदलाव करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग अपनी यहीं पर इसको विराम देते हैं, और आज बहुत मजा आया बातचीत करके, कविताएं कुछ सुनने को मिली, और कविताओं की जो संदर्भ है वो कितने गहरे हैं ये भी पता चला। ये बदकही का सिलसिला चलता रहे, और मैं आप दोनों का भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं खास तौर से दर्शकों का भी धन्यवाद करूंगा कि इतने लंबी वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं तो उनका भी धन्यवाद, कम से कम इस यात्रा में वो भी शामिल थे। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में फिर मिलेंगे किसी और नए मेहमान के साथ, और इसमें सहयोग करने के लिए रोहतास जी, और हमारे साथ कैमरे पर रोहतास हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं, जैसे भी हम लोग दिख पा रहे होंगे, तो वो उसके लिए रोहतास ही जिम्मेदार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा और अभिषेक का फोटो भले ही अच्छा ना है, लेकिन रंजीत जी ने जो बातें कही हैं वो अगर आप सुनेंगे तो कविता को समझने को और अपने समाज को समझने की एक नई दृष्टि मिलेगी। धन्यवाद।